Hello everybody, welcome to KSR Thani Education. In this video, we are going to cover class 12 OCM Gujarat Board. Chapter number 11 we are right now. उस chapter का आधा part हमने discuss कर लिया है. बाकी का आधा part हम इस video में कर लेंगे. अगर आप इस पूरे index जो chapter की main points दी हुई हैं उनमें से अगर आप देखें तो ऊपर का 11.1 जो है वो पूरा हो गया था. हमने फर्स्ट पार्ट में कर लिया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप देख सकते हैं उसमें. 11.2 में हम लोग थे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पे हम लोग थे और उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कस्टमर से हमको आज शुरुआत करनी है. इससे पहले कि हम शुरू करें, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. होपफुली आपको मेरे चैनल से एक निश्चिंत हेल्प ज़रूर मिलेगी. और अगर आपको वीडियो पसंद आए, कंटेंट अच्छा लगे या एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा. थैंक यू. चलो शुरुआत करें आज के वीडियो की. तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं? कल कल हमने जो देखे थे वो थे राइट्स. राइट्स मतलब क्या? मेरा हक क्या है. और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या है कि मेरी जिम्मेदारी क्या है. तो हमें पता है कि बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के राइट्स का भी कोई मतलब नहीं है, राइट्स हो ही नहीं सकते. हर कंज्यूमर को पता होना चाहिए जब वो प्रोडक्ट या सर्विस खरीदता है तो उसको अपने आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है कि इसके कंजम्पशन के बाद, इसके यूज के बाद क्या क्या होने वाला है, उसको कॉन्शियस होना चाहिए, यानी उसको पता होना चाहिए, एक काइंड ऑफ नॉलेज होना चाहिए. कॉन्शियस यूज ऑफ राइट सबसे पहला है. हर कंज्यूमर को एक होना चाहिए आइडिया कि लीगली उसके पास कौन कौन से राइट्स अवेलेबल हैं और उनको वो कैसे यूज कर सकता है, उसका पूरा नॉलेज उसके पास होना चाहिए. दूसरा है बीवेयर ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स. बहुत बार जो सेलर्स और प्रोड्यूसर्स हैं वो अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए गलत एडवर्टाइजमेंट्स दे देते हैं. एग्जाम्पल है, मान लो कि वो कोई ऐसे बोले कि इस प्रोडक्ट को आप कंज्यूम करेंगे तो आपके एनर्जी लेवल इमीडिएटली बढ़ जाएगी, या ऐसे कुछ ड्रिंक्स आते हैं जो आपकी हाइट जो है बहुत कम टाइम में बढ़ा देंगे. ये सारे मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स हैं, यानी इनसे आपको बच के रहना है क्योंकि ये झूठे दावे हैं, राइट. डिसीजंस लेते टाइम आपको ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स का ध्यान देना है, आपको कंपेयर करना है उस प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट के साथ. और जो ऐसे गलत एडवर्टाइजमेंट्स हैं उनको डिसकंटिन्यू करना चाहिए एडवर्टाइजर्स को. और अगर मान लो इन्फॉर्मेशन जो वो प्रोवाइड कर रहे हैं वो उस हिसाब से नहीं है, मतलब मान लो उन्होंने इन्फॉर्मेशन कुछ दिया और एक्चुअल प्रोडक्ट यूज करने के बाद ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो ऐसी डिस्क्रिपेंसीज को भी हमको हाईलाइट करना चाहिए. यहाँ पर डिस्क्रिपेंसीज का मतलब जो प्रॉब्लम्स हैं, है ना, कि हमने मान लो एक प्रोडक्ट जैसे पार्ले जी हो गया, इसको खा करके एनर्जी मिलती है, किसी को अगर नहीं मिलती तो वो उसे बताना चाहिए. चलो आगे है केयर ड्यूरिंग परचेज. थर्ड नंबर है कि खरीदते टाइम पे ही ध्यान रखिए. कोई भी प्रोड्यूसर या सेलर को अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी. कंज्यूमर को ध्यान देना है कि मैं सही इन्फॉर्मेशन लूँ, सही क्वेश्चंस पूछूं. एग्जांपल है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का नाम और एड्रेस, क्वालिटी, क्वांटिटी, डायरेक्शन फॉर यूज, एक्सपायरी डेट, उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग डेट, वेट, गारंटी या वारंटी जो भी वहां मिलता है. तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है जब आप परचेज करते हैं तब. नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो है आपका सॉलिसिट फॉर अ बिल. जब भी कंज्यूमर कुछ खरीदता है तो उसको सेलर से बिल मांगना चाहिए. अगर वो सेलर नहीं दे रहा तो आप खुद मांगिए, क्योंकि आपने वहां से गुड्स खरीदे हैं. अगर मान लो आपका परचेज्ड प्रोडक्ट कभी या सर्विस जो है वो डैमेज्ड निकलता है या उसकी क्वालिटी वैसी नहीं है जैसी आपको बोली गई थी, या जैसे आपको बताए गए थे ऐड में वैसी सारी चीजें उसमें नहीं है, या आपको कंज्यूमर फोरम में, प्रोटेक्शन फोरम में कंप्लेन करना है, तो जरूरी ये है कि आप उस परचेज का प्रूफ जो है वो सबमिट करें. और ये प्रूफ आपका क्या है? एक बिल है जो आप लीगली कहीं पर भी दिखा सकते हैं. सॉलिसिटर हाई क्वालिटी, आपको उनको ये भी बोलना है कि अगर मान लीजिए आपका जो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट या सर्विस आपको मिल जाता है तो उसमें से आपको एक परमानेंट सॉल्यूशन मिलना चाहिए अगर मान लो आपके प्रोडक्ट या सर्विस की क्वालिटी डल है. एडल्ट्रेशन की प्रॉब्लम, डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स जो हैं, ये सब प्रॉब्लम्स कॉमन हो गई हैं आजकल. खरीदते टाइम आपको कंफर्म करना है या ध्यान देना है कि क्वालिटी कंट्रोल सर्टिफिकेट उसको मिला है और स्टैंडर्डाइजेशन मार्क उस पे लगा हुआ है. जैसे मैंने कल बताया, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए आईएसआई है,
बहुत से ऐसे मार्क्स हैं, गोल्ड खरीदते हैं तो उसका एक अलग मार्क होता है। तो ये मार्क्स आपको देखने हैं और ध्यान देना है कि उनका क्वालिटी पहले से ही इंश्योर किया हुआ है। रजिस्ट्रेशन ऑफ जेन्युइन कंप्लेंट्स, यानी अगर मान लो कंज्यूमर राइट्स का कहीं वायोलेशन हो रहा है, कोई ऐसा इंसान है जो आपके राइट्स आपको नहीं दे रहा है, तो आपको कंप्लेंट रजिस्टर करनी चाहिए अपनी अथॉरिटी के पास। बहुत बार कंज्यूमर्स इग्नोर कर देते हैं ऐसा सोच के कि ये माइनर प्रॉब्लम है, या कभी कभी उनको लगता है कि ये जो वायोलेशन है ये करेक्ट, मतलब इसके खिलाफ बोलना सही नहीं है। ये ट्रेंड जो है सेलर को और उकसाते रहता है कि आप और लोगों के साथ गलत करिए। साथ साथ में कंज्यूमर्स भी कभी कभी अपने राइट्स मिस यूज करते हैं और लार्जर कंपनसेशन मांगते हैं माइनर डैमेजेस के लिए, जो वो भी सही नहीं है। मतलब कभी क्या है, कंज्यूमर बोलता है कि भले उसका नुकसान 100 रुपए का हो, फिर भी वो 200 रुपए मांग रहा होता है कंपनसेशन में। तो ये भी सही नहीं है, और कभी मान लो सेलर उसके साथ गलत करे तो वो भी सही नहीं है। नेक्स्ट आता है स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म। हर कंज्यूमर को एक्टिव पार्ट लेना चाहिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्टिविटी में, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने में। ये सब बातें उनको पता होनी चाहिए कि उनके राइट्स क्या हैं और वो कैसे उनको यूज कर सकते हैं। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, हर कंज्यूमर को एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पे ध्यान देना चाहिए। यूज करने के बाद, गुड्स को यूज करने के बाद जो वेस्ट है उसको डिस्पोज करिए विदाउट स्प्रेडिंग डर्ट और पोल्यूशन। आसपास गंद कचरा मत फैलाइए, ये आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और लास्ट है नो इन्वॉल्वमेंट इन अनएथिकल एक्टिविटीज। जब भी आप कंज्यूमर अगर आप परचेज कर रहे हैं तो आपको लीगल मैटर्स को फॉलो करना है। आपको ये नहीं देखना है कि आप अपने आप को ब्लैक मार्केटिंग या गुड्स के होर्डिंग में या अनएथिकल प्रैक्टिसेस, यानी ऐसे काम आप करें जो सही नहीं है, वो आपको नहीं करने। अच्छा, इसीलिए कंज्यूमर की जो फर्स्ट कंडीशन है वो ये कि आपको अपने लीगल राइट्स को एक्सरसाइज करना है, उनको यूज करना है। चलो नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो है आपका ग्रीवेंसेस रिड्रेसल ऑर्गेनाइजेशंस। ग्रीवेंसेस मतलब होता है आपकी तकलीफें, प्रॉब्लम्स, और रिड्रेसल मतलब उनको एड्रेस करना, उनको सॉल्व करना। ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशन है अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। एक 3 लेयर मैकेनिज्म है जो हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में देखा था, और ये हमारे कंप्लेन को एड्रेस करने के लिए, सॉल्व करने के लिए बनाया गया है। ये 3 लेवल्स जो हैं, एक होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, एक होता है स्टेट लेवल पे, और एक होता है आपका नेशनल लेवल पे। जनरली कंज्यूमर वो है जो गुड्स और सर्विसेज को यूज करता है। ये कंज्यूमर की स्मॉलेस्ट में स्मॉलेस्ट डेफिनेशन है। जो आप 5 मार्कर क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं ना, तो आप उसमें पहले डेफिनेशन लिखते हैं, फिर उसके मेन आंसर को देते हैं। अच्छा, मान लो कोई प्रोडक्ट में डिफेक्ट है, तो कंज्यूमर इन इन डिस्प्यूट सेटलमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की हेल्प ले सकता है। डिस्प्यूट सेटलमेंट मतलब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाली ऑर्गेनाइजेशन। वो अपनी कंप्लेंट्स रजिस्टर कर सकते हैं अकेले, या तो फिर अगर मान लो एक ग्रुप है कस्टमर्स का, तो उनका एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है। डिस्ट्रिक्ट पे भी फाइल कर सकता है, स्टेट या सेंट्रल लेवल पे भी फाइल कर सकता है, जैसे उसका केस होगा। अगर ग्रीवेंसेस कॉमन है तो कंज्यूमर्स एक साथ मिलकर के भी कंप्लेन कर सकते हैं। कॉमन ग्रीवेंसेस मतलब मुझे भी सेम प्रॉब्लम है एक प्रोडक्ट से, 10 और लोगों को भी प्रॉब्लम है उसी प्रोडक्ट से। तो अगर मान लो कंज्यूमर फिर उसके बाद वो केस करने के बाद, या वो जो भी प्रॉब्लम है वो मर जाता है, तो उसके जो लीगल आयर्स हैं या उसका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो ऐसा कर सकते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव ये 3 टीयर का जो हमने बनाया, वो क्यों बनाया, क्योंकि हम इसको फास्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं और इकोनॉमिकली करना चाहते हैं, यानी ज्यादा किसी का खर्चा ना हो, ऐसा काम हम करना चाहते हैं। मूविंग ऑन, 3 टीयर रिड्रेसल सिस्टम देखो क्या है। आपको पता ही है, पहले पहले लेवल पे आता है आपका डिस्ट्रिक्ट, फिर आता है आपका स्टेट, फिर आता है आपका नेशनल। ये 3 आपके लेवल्स हैं जिनको एक एक करके अभी हम समझे। सबसे पहला जो है वो है आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल फोरम। ये बेसिक या प्राइमरी लेवल इसको अपने बोल सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सारे स्टेट गवर्नमेंट ने ये फोरम बनाया हुआ है। कम से कम इसमें 3 मेंबर्स ऐसे होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं। एक होता है उसमें से प्रेसिडेंट, और उसके सिवा 2 और होते हैं। प्रेसिडेंट लीगली क्वालिफाइड होना चाहिए और एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए। इन 3 में से कोई एक को वुमेन मेंबर होना जरूरी है। अगर आपका प्राइस और कंपनसेशन, ये बड़े काम की चीज है जो आपको लर्न करनी है। अगर आपका जो फॉल्ट है, जो आपका कंप्लेन है, उसका प्राइस या कंपनसेशन 20 लाख या उससे कम है,
तो यहाँ आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अप्लाई कर सकते हैं। कंप्लेन लेने के बाद वो लोग कंसर्न पार्टी जो है उसको वो बेचते हैं, और डिस्ट्रिक्ट फोरम जो है वो प्रोडक्ट को लेबोरेटरी भेजते हैं टेस्ट करने के लिए। डिस्ट्रिक्ट लेवल दोनों पार्टीज को सुनता है, और अगर मान लो वो चाहे तो लेबोरेटरी के जो टेस्ट आए जो उन्होंने करवाए उस स्टेटमेंट के बेस पे वो उस डिस्प्यूट को सॉल्व करते हैं। अगर दोनों पार्टीज हैप्पी नहीं है जजमेंट से, तो वो एक लेवल ऊपर यानी कि स्टेट लेवल पे अप्लाई कर सकते हैं। और ये कब हो सकता है? 30 दिन, जजमेंट के 30 दिन के बाद। सेकंड नंबर आता है स्टेट लेवल कमीशन। ये जो है स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है स्टेट लेवल कमीशन बनाने की। इसमें भी 3 मेंबर्स होते हैं, उनमें से एक जो है प्रेसिडेंट होता है, जो अगेन लीगली क्वालिफाइड होता है। इसमें भी एक वुमेन मेंबर होनी जरूरी है, एक से ज्यादा हो सकती है बट एटलीस्ट वन तो होनी चाहिए। यहाँ पर अगर आपका अमाउंट मोर देन 20 लाख और इक्वल टू और लेस देन 1 करोड़ है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी कस्टमर अगर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो आगे चल करके स्टेट लेवल पे अप्लाई करता है। अच्छा, अगर मान लो स्टेट लेवल के पास कंप्लेन आई, तो वो उस अक्यूज्ड को वो भेजती है। अक्यूज्ड कौन है? जिसके ऊपर इल्जाम लगा है। वो दोनों पार्टीज को सुनता है, और अगर वो भी चाहे तो वो लेबोरेटरी में उसको भेज सकता है टेस्ट करवाने के लिए। अच्छा, दोनों से वो जो रिप्रेजेंटेशन हुआ है, जो पूछा गया, जो लेबोरेटरी का रिपोर्ट आया, उस हिसाब से वो अपना जो है डिसीजन लेते हैं। अगेन, अगर आप स्टेट लेवल कमीशन से भी खुश नहीं हैं, तो 30 दिन के बाद आप जो है नेशनल लेवल कमीशन के पास जा सकते हैं। थर्ड आता है वो है आपका नेशनल लेवल कमीशन। इसमें इसको सेटअप करने की जिम्मेदारी किसकी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की है। इसमें एक प्रेसिडेंट होता है, उसके साथ 4 और मेंबर्स होते हैं, और इसलिए कुल मिलाकर के इसमें कम से कम कितने मेंबर्स होने चाहिए? 5। ये जो प्रेसिडेंट है, या तो वो अभी का जज होगा या रिटायर्ड जज होगा। कहाँ का? सुप्रीम कोर्ट का। ये जो मेंबर्स अपॉइंट होंगे उनमें से भी अगेन एक जो है मिनिमम 1 वुमेन मेंबर होगी। यहाँ पर आपका जो प्रॉब्लम है, जो आपकी कंप्लेन है, उसका प्राइस अगर 1 करोड़ से ऊपर है, तो आप नेशनल लेवल पे जा सकते हो। जो अगेन वो वाला जो सिस्टम था वो ये था ना कि अगर डिस्ट्रिक्ट पे आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप स्टेट लेवल पे जाइए, स्टेट लेवल पे आप सेटिस्फाइड नहीं है तो वो नेशनल लेवल के पास जाएगी। जैसे ही नेशनल लेवल के पास वो आता है, वो उसको अक्यूज्ड पार्टी को भेजता है कि आपके खिलाफ ये कंप्लेन आई है। अगेन वो दोनों पार्टीज के आर्ग्यूमेंट्स को सुनेगी, दोनों को बिठा करके, और अगेन वो चाहे तो वो लेबोरेटरी भेज सकती है उसको टेस्ट करने के लिए, और रिपोर्ट के जरिए वो सारे मामले को सुलझाने की कोशिश करती है। अब अगर मान लीजिए कि आप नेशनल लेवल कमीशन से भी आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपील कर सकते हैं कि हमने तीनों लेवल्स में बात बात कर ली, हमारे डिसीजंस आ गए, हम कहीं अब सेटिस्फाइड नहीं है, तो अब हम कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। इन तीनों में आप ध्यान दें तो लर्न करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बहुत सी चीजें बहुत कॉमन है इसमें। अच्छा, इससे एक बात पता चलती है कि अगर मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट लेवल से आप खुश नहीं हैं, तो स्टेट लेवल में जाइए 30 दिनों के बाद। अगर आप स्टेट लेवल से भी खुश नहीं है, तो 30 दिनों के अंदर अंदर आप नेशनल लेवल पे जा सकते हैं। और अगर आप नेशनल लेवल से भी खुश नहीं है, तो वो आप सुप्रीम कोर्ट के डोर्स को नॉक कर सकते हैं एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट में, और नेशनल लेवल कमीशन के जजमेंट के बाद ये सब हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो ये है कि कस्टमर के लिए क्या क्या बचाव, हम बोल सकते हैं कि क्या क्या उन्होंने एक सुविधाएं रखी हैं, क्या क्या उनके लिए रेमेडीज रखी हैं, क्या रिलीफ रखा है, यानी कैसे कैसे उनको फायदे मिलते हैं। अगर कंज्यूमर कोर्ट जो है कंप्लेन ले लेती है, तो ये कुछ रिलीफ है, कुछ फायदे हैं जो कंज्यूमर को मिलते हैं। पहला, अभी के जो प्रोडक्ट हैं उनमें जो भी डिफेक्ट्स हैं वो चले जाएंगे। ठीक है। जो आपकी मनी है, जो उस डिफेक्ट्स के कारण आपको प्रोडक्ट या सर्विस अच्छा नहीं लगा, तो मनी रिफंड हो जाएगा। आपको वो बोल सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं कि आप डिफेक्टिव प्रोडक्ट को एक्सचेंज कर करके न्यू वाला फ्रेश प्रोडक्ट उनको दे दीजिए। अगर मान लीजिए सेलर ध्यान नहीं देता है, वो नेग्लिजेंस करता है, तो कस्टमर और उसके कारण कस्टमर को लॉस होता है, तो उसके लिए भी उसको कंपनसेशन मिलेगा। इसका एक एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए मैंने किसी से गाड़ी खरीदी है, किसी शोरूम से नई नई एकदम गाड़ी खरीदी है, और वो गाड़ी में ब्रेक नहीं है, तो ये सेलर की, हम एक तरह से बोले प्रोड्यूसर की नेग्लिजेंस है, उन्होंने ध्यान नहीं दिया।
और मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो मुझे जो मेरा प्रॉब्लम है, हॉस्पिटल के बिल्स या जो भी खर्चे हुए, उन सब के लिए मुझे कंपनसेशन मिलेगा। अगर मान लीजिए केस बोलता है, केस में डिमांड है, तो पेनल्टी भी लगाई जा सकती है सेलर के ऊपर। अनफेयर या प्रोहिबिटिव बिजनेस प्रैक्टिसेस, यानी ऐसी बिजनेस की टेक्निक्स यूज करना जो सही नहीं है या जो हमारे कंट्री में मना है, उनको रोका जा सकता है और वो फ्यूचर में फिर रिपीट भी नहीं होंगे। हार्मफुल प्रोडक्ट्स का जो प्रोडक्शन और सेल है, एग्जांपल है टोबैको, कल ही हम बात कर रहे थे, तो वो भी हम स्टॉप करवा सकते हैं। जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं उनको सेल उनका हम करवाना बंद करवा सकते हैं। नाइन्थ पॉइंट बता रहा है कि अगर मान लीजिए सर्विस सही नहीं मिल रहा या डिफेक्टिव प्रोडक्ट मिला है, तो कुल मिलाकर के 5% जो है वो आपको एज अ डिपॉजिट कंज्यूमर प्रोटेक्शन फंड में जमा करना पड़ेगा, या कोई भी ऐसा इंसान जो इस चीज के लिए काम कर रहा है। कहने का मतलब ये, मान लो मैंने 10,000 रुपए के कोई टीवी बेचा और वो डिफेक्टिव प्रोडक्ट निकला, या और सामने वाले कस्टमर ने कंप्लेन कर दी, तो मुझे 5% जो है वो मुझे जमा करना पड़ेगा एज अ फाइन या डिपॉजिट। फिर जब केस सॉल्व हो जाएगा और केस मान लो मेरे पक्ष में आया, तो मुझे वो पैसे वापस मिल जाएंगे। जो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं या गलत गलत एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, कई बार वो गलत चीजें बोलते हैं, तो वो सब रोका जा सकता है और इम्प्रोवाइज्ड एडवर्टाइजमेंट्स आ जाएंगे, फिर सही एडवर्टाइजमेंट आएगा। और लास्ट पॉइंट ये है कि आपको एक रीजनेबल पेमेंट जो है कंज्यूमर को पे करना पड़ेगा, सेलर को कंज्यूमर को पे करना पड़ेगा, कि भाई आपने जो भी अफेक्टेड पार्टी है, मतलब जिसका नुकसान हुआ है, सामने वाली पार्टी उस पार्टी को पैसे देगी कंपनसेशन के नाम पे। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो है आपका मीन्स एंड मेथड्स ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस, कि कंज्यूमर का अवेयरनेस हो, इसके क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या रास्ते हैं। कंज्यूमर खुद में और इंडस्ट्रियल यूनिट्स, गवर्नमेंट, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, ये सब साथ मिल करके काम कर रहे हैं कंज्यूमर अवेयरनेस के लिए। ज़्यादातर कंज्यूमर्स को अपने राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की जानकारी नहीं है। एक्सप्लॉयटेशन जब होता है तो उनको ये भी नहीं पता कि उनको करना क्या चाहिए उसके खिलाफ। कंज्यूमर को ये राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताना अलग अलग कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम्स के जरिए किया जाता है। जब कंज्यूमर के राइट्स वायलेट होते हैं, यानी उसको ऐसा कुछ नहीं मिलता है जो उसको मिलना चाहिए, तो नेसेसरी इंफॉर्मेशन और लीगल एड, यानी कि क्या कानूनी तरीके हैं, ये सब उनको बताया जाता है। हर साल 15 मार्च को अपने वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे मनाते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। चलो फिर आता है, सबसे पहली चीज है वो है आपका लोक अदालत। अदालत मोस्ट इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो लोक अदालत लगाते हैं, ताकि उनके कंज्यूमर्स का कंप्लेन सुना जा सके और उसको सॉल्व किया जा सके। यहाँ पर कंज्यूमर जो है अपना केस इस कोर्ट में प्रेजेंट करता है। रिड्रेसल उसी टाइम पे हो जाता है, उसी जगह पर हो जाता है। रिड्रेसल मतलब उसका सोल्यूशन उसी टाइम मिल जाता है उसको। ये लोक अदालत जो है क्विक इफेक्टिव रिड्रेसल जो है प्रोवाइड करता है, यानी कि बहुत तेजी से और सही एड्रेस करता है वो उस कंप्लेन को, और वो भी लो कॉस्ट पे। एग्जाम्पल है भारत संचार निगम लिमिटेड ऑर्गेनाइजेस लोक अदालत फ्रीक्वेंटली। जो बीएसएनएल है वो लोक अदालत जो है, लोक यहाँ पर अडल्ट लिखा हुआ है, अदालत जो है वो बार बार लगवाती है। दूसरा जो आता है वो आपका पीआईएल यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। हर कोई कंप्लेंट्स नहीं फाइल कर सकता कोर्ट में, क्योंकि उनका कुछ इकोनॉमिक रीजन हो सकता है, टाइम की कमी हो सकती है। यानी इकोनॉमिक रीजन यानी पैसे बहुत ज्यादा भरने पड़ते, तो यहाँ पर कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जहाँ पर मान लो कि कोई इंडिविजुअल है या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है, जब ऐसे में लोग जो कॉमन मैन जो है या कोई ग्रुप उसका, जब कोई इफेक्ट होता है किसी बात से, उनको तकलीफ होती है, तो वो एक एप्लीकेशन लिखते हैं प्लेन पेपर पे हाई कोर्ट को, या कंसर्न्ड जो भी उनका स्टेट है उसकी हाई कोर्ट को, या डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को। अगर कोर्ट को लगता है कि एप्लीकेशन रेलेवेंट है, तो वो उसको केस में फाइल कर देती है, कन्वर्ट कर देती है, और आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद, दोनों पार्टीज के बारे में सुनने के बाद, जजमेंट जो है वो रिस्पेक्टिव कोर्ट उसको देती है, जो उसका फैसला होता है वो सुनाती है। थर्ड नंबर पॉइंट आता है इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। ये जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, ये अपने प्रोडक्ट्स ऐसे बनाते हैं जिसमें सबसे कम से कम पोल्यूशन हो, और वहां पर एक इको मार्क लगा जाता है
जो इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट उनको देता है, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है एनवायरमेंट डिपार्टमेंट। ये उन चीजों के ऊपर इको मार्क लगाता है जो चीजें कम पोल्यूशन से बनाई गई है। इस इको मार्क के कारण कंज्यूमर्स उस चीज को खरीदने में और उत्साह उनको पैदा होता है, और बदले में होता क्या है कि हमारी एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो ये कि कंज्यूमर यूनियन और एनजीओस का क्या रोल है। ठीक है, उसके बारे में धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। इंडिया में बहुत से ऐसे कंज्यूमर के यूनियंस यानी ग्रुप ऑफ कंज्यूमर का एक यूनियन मतलब क्या, एक ग्रुप ऑफ पीपल जो कंज्यूमर के लिए काम कर रहा है, और एनजीओस बनाए गए हैं जो एक्टिवली इन सारे कंज्यूमर्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में लगे हुए हैं। एनजीओस होते क्या हैं ये तो आपको पता होंगे, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो पब्लिक वेलफेयर के लिए होते हैं, यानी सिर्फ और सिर्फ लोगों की भलाई के लिए होते हैं, इनका अपना कोई प्रॉफिट का इरादा नहीं होता। ये अपने आप काम करते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, ये किसी पे निर्भर नहीं होते, ये गवर्नमेंट इंटरफेरेंस से भी फ्री होते हैं, गवर्नमेंट इनके काम में कभी दखल अंदाजी नहीं करती। ये जो है लोगों के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं। इनके कुछ फंक्शंस हैं। सबसे पहला फंक्शन है कि कंज्यूमर को उनके राइट्स के बारे में बताना, और वो कैसे बताते हैं, सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस या वर्कशॉप के जरिए। दूसरा है कि ये पीरियोडिकल्स यानी न्यूज़पेपर्स में जो पब्लिश होता है, या नोटिसेस या बुकलेट बनाते हैं, पब्लिश करवाते हैं, ताकि कंज्यूमर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो भी रास्ते हैं उनके बारे में बताया जा सके। क्या-क्या उनको कंपनसेशन मिल सकता है, और बाकी की जितनी फेवरेबल इंफॉर्मेशन है वो सब वहाँ पर दिखाई जाती है या लिखी जाती है उसमें। कंज्यूमर्स को बताया जाता है कि अलग-अलग प्रोडक्ट्स को कंपेयर करिए, या कंपेयर करने के बाद आपको मार्केट में कैसी क्वालिटी मिलती है, और कैसे लेबोरेटरीज जो हैं क्वालिटी को ऑथराइज करती है। आपको पता है कई सारी हनी के ब्रांड्स हैं, हम सबको पता है। तो हनी के ब्रांड पे भी अलग-अलग लेबोरेटरी का अथॉरिटी होता है एक, कि भई इस हनी में इतनी शुद्धता है, इस हनी में ये आपकी चीज़ें मिली हुई हैं, इन सारी रिपोर्ट्स को हमको देखना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है कि कंज्यूमर के लीगल इन्फॉर्मेशंस जो हैं वो उनको प्रोवाइड करिए, और लीगल फॉर्मेलिटी क्या है, यानी क्या प्रोसीजर है। अगर आप लीगल वे में जाना चाहें, अदालत की तरफ जाना चाहें, तो क्या प्रोसीजर है वो सब बताइए। उनको सपोर्ट दीजिए। अगर मान लीजिए कोई कस्टमर शिकार बना है किसी सेलर का, या उसके साथ सही नहीं किया गया, अनएथिकल व्यवहार हुआ है, वो एक्सप्लॉइट हुआ है, उसके साथ अनफेयर सेल्स प्रैक्टिसेस यूज हुई हैं, तो ऐसे में आप उस कस्टमर को सपोर्ट करिए। कौन किसकी बात हो रही है, ये एनजीओस की बात हो रही है। कंप्लेंट्स को रजिस्टर किया जाता है कंज्यूमर कोर्ट में कस्टमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। सारे जो उसको असिस्टेंस चाहिए, असिस्टेंस मतलब जो उसको हेल्प चाहिए कंप्लेन करने के लिए, वो सब उसको दिया जाता है। कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन और उसके बारे में उसकी इंफॉर्मेशन, ये सब वो कंपाइल करते हैं, यानी जमा करते हैं और उसको पब्लिश करते हैं। फिल्म्स और इन्फॉर्मेशंस ये लोग रिलीज करते हैं कंज्यूमर्स को एजुकेट करने के लिए। फिल्म्स मतलब वो बड़ी वाली भी नहीं, शॉर्ट शॉर्ट फिल्म्स जो हम बनाते हैं वो। कंज्यूमर एजुकेशन प्रोग्राम्स ये करते हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, और स्टूडेंट्स को पहले से ही वो अवेयर करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए। सिंपल बात है, आज के हमारे स्टूडेंट्स अगर किसी बात को लेकर के अवेयर होंगे तो वो अपने पेरेंट्स को भी बचाएंगे, और इससे हमारा इन इन रिटर्न हमारा कंट्री बचा हुआ रहेगा। अवेयरनेस बनाई जाती है फॉर अगेंस्ट फूड एडल्ट्रेशन, जो खाने में मिलावट होती है उन सबको लेकर के अवेयरनेस फैलाई जाती है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट किया जाता है ताकि वो कंज्यूमर अवेयरनेस को स्प्रेड कर सकें। और इसमें कुछ ऐसी 5 इंस्टीट्यूशंस का नाम दिया हुआ है जो हमारे इधर इंडिया में काम कर रही हैं कंज्यूमर अवेयरनेस के लिए। सबसे पहले एक कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर जो कि अहमदाबाद में है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल जो अगेन अहमदाबाद में है जहाँ से मैं भी हूँ, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन इन इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन वॉइस, ये दिल्ली में है। वॉइस का मतलब एक तरह से हम आवाज भी बोल सकते हैं, और इसका मेन मोटिव यही है, वॉइस का जो मेन मोटिव है वो यही है कि हर इंसान को जिसके साथ चीटिंग हुई है उसको अपनी आवाज खड़ी करनी चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया ये बॉम्बे में है, और लास्टली कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी ऑफ जयपुर
तो ये 5 एक एग्जांपल्स हैं आपके कि इंडिया में ऐसी भी कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कंज्यूमर अवेयरनेस के लिए काम कर रही हैं। एक है आपका कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन काउंसिल, ट्रिपल सी जिसको हम बोलते हैं, ये दिल्ली में है। ये बाकी के सारे इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलके कोऑर्डिनेट करके कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए काम करती है। बहुत सी ऐसी प्राइवेट प्राइवेट एजेंसीज भी हैं जो इस सीसीसी के मेंबर्स हैं। कंज्यूमर अवेयरनेस एक्टिविटी जो हमारा कंज्यूमर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी करता है, ये जो है एडवर्टाइजमेंट्स बनाते हैं। हेडिंग है उनका जागो ग्राहक जागो, और ये इन्होंने नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर भी जाहिर किया है। उसकी एक वेबसाइट भी जाहिर की है जहां पर अपने जाकर के कंप्लेंट्स दर्ज करवा सकते हैं। इंडिया में मोस्टली जो कंज्यूमर अवेयरनेस का काम है वो बहुत हो रहा है। एजुकेशन क्योंकि बढ़ रही है लोगों की, तो अब कंज्यूमर अवेयरनेस होने लगा है और कंज्यूमर को पता चलने लगा है कि अच्छा ये मेरे राइट्स हैं। कंज्यूमर राइट्स जो हैं अब हम लोग स्कूल के सिलेबस में, जैसे अभी आपने पढ़े, और कॉलेज के सिलेबस में भी उन्होंने इन्वॉल्व कर दिया है, डाल दिया है। जो चेंजेस हैं वो उन्होंने लीगल प्रोविजंस में कर दिए कि हाँ ये बदलाव होना जरूरी है, वो उन्होंने ला दिया है। वर्क बहुत स्पीडीली हो रहा है कि कंज्यूमर्स के जो प्रॉब्लम्स हैं, जो डिस्प्यूट्स हैं, कोर्ट में उनको सॉल्व किया जा सके। और इस हिसाब से अगर हम देखें तो कंज्यूमर अवेयरनेस की दिशा में काम तो हो रहा है, लेकिन और भी काम करने की हमको बड़ी जरूरत है। क्यों? क्योंकि इंडिया एक बिग कंट्री है हाई पॉपुलेशन के साथ, ठीक है। होपफुली आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, ये चैप्टर पूरा समझ आ गया होगा। इस पूरे बुक की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। जो भी चैप्टर आपको हार्ड लगता है, लाइन टू लाइन मैंने एक एक वर्ड उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। और फिलहाल इस वीडियो में हमारा चैप्टर 11 कंप्लीट हुआ, बस एक ही चैप्टर रह गया, वो भी बड़ा जल्दी आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंट हियरिंग। प्लीज अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, एंड डू लाइक शेयर एंड कमेंट दिस वीडियो। नमस्ते।